देखिए, पाकिस्तान के आका चीन और उसके भाईजान तुर्की की अब भारत में दुकान बंद होने वाली है, शटर डाउन होने वाला है और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। भारत ने तुर्की के ब्रॉडकास्टर TRT वर्ल्ड के एक्स अकाउंट पर रोक लगा दी है, जबकि चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स और शिन्हुआ के सोशल मीडिया हैंडल पर भारत ने बैन लगा दिया। ऐसा हुआ क्यों? देखिए, दरअसल भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन और तुर्की का चेहरा बेनकाब हो गया। उनका असली चेहरा जो है वो पूरी दुनिया के सामने आ गया। पाकिस्तान ने इस दौरान भारत पर जो ड्रोन और मिसाइल दागे वो मेड इन चाइना और तुर्की ही थे। क्या हाल किया उनका हमारी सेना ने, हमारी वायुसेना ने, ये पूरी दुनिया जानती है। इन दोनों मुल्कों ने पाकिस्तान को हथियार और राजनयिक समर्थन दिया। इसीलिए भारत में तुर्की और चीन को लेकर खासी नाराजगी है और इसका असर व्यापारिक रिश्तों पर पड़ सकता है। तुर्की से आयात होने वाले सामानों का तो लोग विरोध करने लगे हैं। अब चीन के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। दोनों ही देशों को आर्थिक मोर्चे पर चोट पहुंचाने की तैयारी शुरू हो गई है और जी न्यूज भी आपसे अपील करता है कि मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स का जितना हो सके अब बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये चीन ही है जिसका हाथ पाकिस्तान की पीठ पर है और पाकिस्तान के हाथ में जो खंजर है वो भारत के सीने पर रहता है। भारत सरकार चीन और तुर्की के साथ व्यापारिक नियमों को सख्त कर सकती है। साथ ही तुर्की की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, जिसका हिस्सा तुर्की की GDP में करीब 12% है, उस पर भी गहरी और तगड़ी चोट पड़ने वाली है, क्योंकि समर वेकेशन करीब आ रहे हैं और भारतीय टूरिस्ट ऑपरेटर्स ने तुर्की के पैकेज की बुकिंग रोक दी है। लोगों ने अगर बुकिंग करा भी रखी थी तो वो कैंसिल करा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि नया खलीफा बनने की चाहत रखने वाले रेपेश तैयब अर्दवान अब क्या करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का साथ देने का दांव तो उल्टा पड़ गया। और चीनी मीडिया ने ऑपरेशन सिंदूर को एक तरफा हमला क्यों बताया? चीन ने क्यों भारत के खिलाफ ग्लोबल टाइम्स और शिन्हुआ में झूठी और फर्जी खबरें चलवाई? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या आतंकी देश पाकिस्तान का साथ और भारत से व्यापार मुनाफा? ऐसा भला कैसे चलेगा? आज इन्हीं अहम मुद्दों पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखते हैं ये बहुत छोटी सी। दोनों देश ये भूल गए हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था में भारतीयों का क्या योगदान है। समय आ गया है जब इन दोनों देशों को सबक सिखाया जाए। ये सब तुर्की वगैरह हुए और ये पाक चीन जो है वो पाकिस्तान का समर्थन करता है, वो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है पाकिस्तान की तरफ से, और इसलिए हमने बैन कर दिया उनका एक्स अकाउंट। ये निर्णय लिया है कि जो टर्की से जो भी आयातित मार्बल भारत के अंदर आता है उसके अंदर उदयपुर और उदयपुर के आसपास के एरिया में पूर्ण तरह से रोक लगा दी जाए। चीन तुर्की का पूर्ण बहिष्कार करें। तुर्की में इतना टूरिस्ट गया है, उनकी इकोनॉमी को हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब हमने उन चीन को और तुर्की को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं करना। 2 साल में एक बार जयपुर में एग्जीबिशन होती है, वहाँ पे भी टर्की से काफी एग्जीबिटर आते हैं। उनका भी हम चाहेंगे कि उनको नहीं बुलाया जाए यहाँ पे। तुर्की को तो पूरी तरह सबक सिखा देना चाहिए। उसकी जरूरत कैसे हुई? खुलेआम पाकिस्तान को ड्रोन भेज रहा है, वहाँ के सरकार उसको फोन कर रही है कि हम आपके साथ खड़े हैं। टर्की की सभी आइटमों का निषेध करता हूँ। मेरे को कोई आइटम उनकी रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो हमारे देश के साथ नहीं है, हम उनके साथ नहीं है। जैसे हमारा पूरा रोष है टर्की के ऊपर और हम उनकी कोई आइटम पे, हम पूरी उनकी आइटम पे बहिष्कार करते हैं। तो चलिए अब इस गंभीर मुद्दे पर हम डिबेट शुरू करेंगे। आज हमारे पैनल में कौन कौन गणमान्य मेहमान हैं, एक इंट्रोडक्शन उनका करा देता हूं। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से के शर्मा जी डिबेट का हिस्सा होंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही पलों में। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा त्रिपाठी हमारे साथ कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन। इसके अलावा प्रोफेसर कपिल कुमार पॉलिटिकल एनालिस्ट यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ आज इस डिबेट का हिस्सा होंगे, आ चुके हैं आप। और इसके अलावा कैप्टन श्याम कुमार डिफेंस एक्सपर्ट यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं और डिबेट की शुरुआत के शर्मा आपसे करता हूं कि जो भी भारत ने एक्शन लिया है, जो भी बैन लगाया है तुर्की पर भी और चीन पर भी अभी इनिशियल स्टेज पर, आपको लगता है वो काफी है या फिर आप मानते हैं कि अभी और कार्रवाई होगी? अभी ये बैन शुरुआती है, ये नाकाफी है? देखिए अनुराग जी, ये आज के जो ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया भारत ने और जिस ढंग से वीरता दिखाई है हमारे देश की सेना ने और जो राजनीतिक इच्छा शक्ति व्यक्त किया है देश के प्रधानमंत्री जी ने,
और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान घुटनों पर आया है, इको हो रहा है, ठीक करा दीजिए जी। और पाकिस्तान जिस तरह से घुटनों पर आया है, और यही नहीं बल्कि पूरे विश्व को भारत की महाशक्ति का एक परिचय भी, नया परिचय प्राप्त हुआ है। एक नया देश, जो हम स्लोगन में बार बार कहते थे कि नए रूप में एक बार भारत पुनः उभरा है जी। भारत की महाशक्ति को पूरे विश्व ने देखा है कि भारत हर परिस्थिति से लड़ने को और उसमें विजय प्राप्त करने के लिए सक्षम है, चाहे वो सैन्य क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे कूटनीतिक या राजनीतिक क्षेत्र हो। भारत ने हर जगह अपनी विजय पताका इस बार फहराई है। भारत के 140 करोड़ भारतीयों में आज जिस राष्ट्रवाद का पुनर्जागरण हुआ है, उसके परिणाम स्वरूप जनता के अंदर से एक आवाज़ आई है कि जो लोग इस आतंकवादी देश के साथ देने की कोशिश जिन्होंने किया या जो साथ खड़े होने का जो प्रयास कर रहे हैं, उन सब का विरोध भारत की 140 करोड़ जनता एक साथ मिलकर करेगी। भारत सरकार ने भी कदम उठाए हैं और आगे भी इस पे कदम उठेंगे। पहले भी हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट में कई कदम उठाए थे जो आर्थिक क्षेत्र के थे और कूटनीतिक क्षेत्र के थे। इसी तरह से तुर्की हो या चीन, निश्चित तौर से भारत इस पर एक मजबूत कदम उठाएगा और जो अभी एक्शन एट प्रेजेंट लेना है वो भारत सरकार ने लिया है। यहाँ पर जी मैं समझता हूँ कि आज ये जो सबल राष्ट्र भारत 140 करोड़ भारतीयों की एकता के एक सूत्र में बंधकर खड़ा हुआ है, ये हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसने हमारी देश के नेतृत्व को भी शक्ति दिया है, प्रदान किया है, और इसी एकता ने हमारे देश के सेना को भी वो शक्ति प्रदान किया है ताकि वो विश्व में अपने आप को एक नए स्वरूप में प्रतिष्ठित कर पाए, और इसमें हमने भरपूर सफलता भी अर्जित की है। जी मैं पुनः देश के सेना को, सेना के वीर जवानों को और देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से बधाई भी दूंगा, शुभकामना भी दूंगा और उनका अभिनंदन भी करूंगा कि उन्होंने कितने महत्वपूर्ण समय पर एकता का अपना परिचय दिया, और परिचय नहीं दिया बल्कि आतंकवाद को जो प्रश्रय दे रहे थे और जो आतंकवाद के पक्ष में खड़े थे, उन सब को माकूल जवाब देने का काम हमारी देश की जनता ने किया है, देश के राजनीतिक नेतृत्व ने किया और सेना ने किया। ठीक है, मैं अनुराग भदौरिया का रुख करता हूं। अनुराग भदौरिया जी, जिस तरीके से हमने जो तुर्की का ब्रॉडकास्टर है TRT वर्ल्ड, उसके एक्स अकाउंट को बैन किया है, इसके अलावा हमने चीन का जो भोंपू है जिसे हम कह रहे हैं, ग्लोबल टाइम्स और शिन्हुआ, इनके एक्स अकाउंट बैन किए हैं, इसके अलावा और क्या कुछ होना चाहिए? क्योंकि तुर्की की हमेशा से पॉलिसी हमारी नज़र में थी, लेकिन अब पूरी दुनिया जान चुकी है। चीन का क्या रुख है पाकिस्तान के साथ और भारत के साथ, यह पूरी दुनिया जान चुकी है। आपके मुताबिक और क्या कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए? देखिए, जो विदेशी ताकतें हैं उनसे तो हमारी सेना निपटेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो हमारे देश के अंदर में दुश्मन बैठे हुए हैं, उनका क्या करेंगे भाई? विजय शाह जैसा व्यक्ति, मंत्री मध्य प्रदेश का, जो हमारी बेटी के बारे में क्या कहता है, एक सेना की मजबूत, एक हमारी देश की स्तंभ, एक मजबूत बेटी जो जिस तरह से अपने देश के लिए यहाँ पे प्रेजेंट कर रही थी। सोफिया कुरैशी के बारे में क्या कहा उसने? उसको कह रहा आतंकी की बहन। सोचिए आप, निंदनीय है वो। ये है भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, देशद्रोही है, निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। ऐसे आदमी को देश में रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कमाल के भाई, आपके मंत्री कह देंगे सोफिया कुरैशी जो देश की इतनी बड़ी, हम उस बहन पे गर्व को पूरा हिंदुस्तान गर्व कर रहा है, पूरा गर्व से कह रहा है देश की बेटी है, इतनी बड़ी हमारे देश की मतलब सेना की है, कितनी माने जिसको फौजी, उस बेटी को, एक फौजी बेटी को कह रहे हैं कि भाई ये आतंकवादी की बहन है, और कहीं से कोई आवाज नहीं। अरे ऐसे मंत्री नहीं, निकाल के बाहर फेंकिए, देशद्रोह का मुकदमा करके जेल में डालिए। इनसे कैसे निपटेंगे जरा बताइए मुझे? ऐसे दुश्मन हमारे देश के अंदर बैठे हुए हैं। कमाल की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। अरे विदेशी जो ताकत है उससे तो हमारी सेना निपटेगी, लेकिन हमारी सेना का जो अपमान कर रहे हैं बैठ के हमारे देश के अंदर में बीजेपी के मंत्री, उनसे कैसे निपटा जाए, इसका पहले सोल्यूशन निकालना चाहिए। ठीक है, मैं जवाब ले लूं कि विदेशी जो हमारी ताकतें
तुरंत जवाब ले लिया जाए, फिर मैं जवाब दूंगा आगे, अभी बोलना मुझे बाकी है। अच्छा ठीक है, बोल लीजिए आप। हाँ, ले लिया जाए, फिर मुझे बोलना है। और अच्छा ठीक है, के शर्मा इस बात का जवाब दे दें, फिर अनुराग भदौरिया अपनी बात पूरी करेंगे। देखिए, मैं अनुराग जी, आपके चैनल में वो बिल्कुल सही है कि उन्होंने कहा, गलत कहा, और फिर उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। वो माफ़ी भी आप लोगों ने चलाई और बाकायदा हमारे मध्य प्रदेश के विंग ने इसकी आलोचना भी की है और उनसे माफ़ी मंगवाया भी है। लेकिन अनुराग जी जो कह रहे हैं कि इस देश के अंदर जो बैठे हैं उनका क्या करेंगे, जिन्होंने ये गलत कहा उन्होंने तो माफ़ी मांग ली, लेकिन मैं दो छोटे उदाहरण देता हूँ। 25 अप्रैल 22 अप्रैल को पहलगाम, मैं चाहता नहीं था कि इस तरह की बातें आए और मुझे इस तरह का उदाहरण यहाँ देना पड़े, लेकिन अब अनुराग भदौरिया बहुत उछल रहे हैं तो मुझे बताना पड़ेगा। 25 अप्रैल को प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने क्या बोला? अरे एक बार चुप रहो भाई, मैंने बोला ना, प्रोफेसर राम गोपाल यादव। क्यों चुप रहूंगा? मैं भी सत्य बोल रहा हूं। देश की बेटी के बारे में आपका नेता अनाप शनाप बोलेगा, मुझे बोलने चुप रहूंगा भाई? जवाब सेना का अपमान करेगा आपका नेता, अब के शर्मा जी का जवाब हो करेगा, आप कह रहे चुप रहो। क्यों चुप रहूंगा मैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि उनका जवाब सुनने के लिए तो चुप रहिए, कम से कम उनका निवेदन बस ये है। हाँ, जवाब के लिए चुप रहूंगा, लेकिन इस आवाज के लिए एक बहन के लिए उठ रही, मुझे पता है तो बहुत बड़ा गुंडा मवाली है, मुझे पता है। अरे ये सब नहीं, देखिए हम आपस में नहीं आपस में लड़ने के लिए नहीं बैठे हैं। की आवाज उठा रहा हूं तो गुंडा मवाली हो गया, सेना की आवाज उठा रहा हूं तो गुंडा मवाली हो गया, एक राष्ट्रभक्त की तरह बात कर रहा हूं गुंडा मवाली होगा, एक राष्ट्रभक्त बेटी की आवाज उठा रहा हूं गुंडा मवाली हो गया। ये भाषा शैली भारतीय जनता पार्टी अपनों का सम्मान नहीं कर पाते, अपने देशवासियों का सम्मान नहीं कर पाते। इस मुद्दे को खत्म करते हैं, इस मुद्दे पर बात नहीं करते। अनुराग भदौरिया चीन और तुर्की पे रहते हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का नाश हो रहा है। आपने आपत्ति जता दी और के शर्मा ने रिएक्शन दे दिया, उन्होंने माना है कि वो गलत बयानी है। और मैं पर्सनली अनुराग भदौरिया, मैं पर्सनली मानता हूं कि उस मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। मैं पर्सनली कह रहा हूं इस बात को। अब चीन और तुर्की के पास नहीं अनुराग जी, मुझे एक बात कहनी थी, संक्षिप्त में रहिएगा सर, इस विवाद में इसी में मैं बता रहा हूं। 25 अप्रैल को प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने पहलगांव की घटना के बाद क्या बोला? उन्होंने कहा कि आतंकियों ने धर्म नहीं पूछा, जिन लोगों के बहनों की सुहाग उड़ी यानी पूछी गई, उन लोगों ने आकर देश के सामने कहा कि हमसे धर्म पूछ के मारा गया। लेकिन प्रोफेसर राम गोपाल कहते हैं कि साहब कोई धर्म नहीं पूछा गया, आतंकियों ने नहीं पूछा, हिंदू रोज लोगों को मार रहे हैं, हिंदू को मार रहा है। ये प्रतिक्रिया थी प्रोफेसर राम गोपाल यादव की उन बहनों के लिए जिसकी अभी ये बात कर रहे हैं। दूसरी बात, एक और उदाहरण देता हूं। 23 अप्रैल को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अखिलेश यादव, उनसे पूछा गया, बस इसके बाद पत्रकारों ने पूछा कि शुभम की कानपुर में हत्या हुई है, उसकी हत्या हुई है, जो कि पहलगांव में हत्या हुई, और शुभम कानपुर का रहने वाला है, आप उनके यहां जाएंगे? तो क्या वर्ड बोला अखिलेश यादव ने कि शुभम के परिवार से मेरा क्या संबंध है? शुभम के परिवार से मेरा क्या संबंध है? जिनकी भाषा ये हो, और इसके लिए क्या किसी ने माफी मांगी? क्या अखिलेश यादव ने माफी मांगी? क्या राम गोपाल यादव ने माफी मांगी है? और अनुराग भदौरिया को आज थोड़ा सा भी शर्म है तो इन दोनों के लिए माफी मांगे। पहले हमारे नेता जिसने बोला है उसने तो माफी मांगी है, ठीक है, लेकिन आप प्रोफेसर राम अनुराग भदौरिया आपने बता दिया बीजेपी के मंत्री ने क्या कहा और बीजेपी ने बता दिया कि आपके सुप्रीमो ने क्या कहा। अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं। मैं अब चीन और तुर्की पे आपका रिएक्शन चाहता हूं। नहीं खत्म नहीं, राष्ट्रद्रोह का मामला है, खत्म कैसे भाई? उस पर किसी और दिन डिबेट करेंगे। हमारी बेटी उसके बारे में बोले आतंकवादी का बहन बताएंगे और बात खत्म हो जाएगी। बात खत्म नहीं होगी, पूरा हिंदुस्तान जवाब मांगेगा, एक एक बच्चा जवाब मांगेगा, एक एक व्यक्ति जवाब मांगेगा। जो सेना सरहद पे जान दे रही है देश के लिए, जो सेना शहीद हो रही है देश के लिए, जो देश के सम्मान को बचाने की बात कर रही है, उस सेना को सेना को आतंकवादी की बहन बना देंगे, कहेंगे बात खत्म हो गई। अब सुनिए बात, सुनिए जवाब सुन लीजिए। आतंकियों को बचाएंगे। हम पॉलिटिकल डिबेट नहीं कर रहे, हम इंटरनेशनल मसले पर डिबेट कर रहे हैं सर। हम पॉलिटिकल में, अच्छा ठीक है,
अच्छा ठीक है, मैं पूजा त्रिपाठी जी का रुख करता हूं। छोड़ देते पूजा त्रिपाठी जी। अभी एक सवाल प्रोफेसर कपिल कुमार ने मुझसे पूछने का निवेदन किया था। नहीं अनुराग भदौरिया, इंटरनेशनल इशू पे रहे आज आपने अपनी आपत्ति दर्ज कर दी, मैंने आपको सपोर्ट किया, मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा ना, आप बुलाएंगे और फिर हमें बोलेंगे। मैंने आपसे चीन और तुर्की पर रिएक्शन मांगा सर, आज की डिबेट के टॉपिक पर ही रहेंगे ना। डिबेट को डिरेल मत करो। आपत्ति जताने दी सर, आपकी आपत्ति पर मैंने बीजेपी का रिएक्शन भी ले लिया। तुमके डिबेट को डिरेल करते हो। मैंने बीजेपी का रिएक्शन भी ले लिया, उन्होंने माफी की बात भी कही और मैंने जी न्यूज के एंकर अनुराग मुस्कान के तौर पर यह मांग की है कि मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। अब ठीक है, अब इस मसले को यहीं पर खत्म करते हैं। आप चाहेंगे तो इस मसले पर हम बाकायदा एक ताल ठोक के कर लेंगे, लेकिन अभी चीन और तुर्की पे आते हैं। अरे मेरी बात पूरी हो जाए, मुझे 30 सेकंड दीजिए। 30 सेकंड मुझे दिया जाए। मैंने कहा देखिए, जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना अभी भी और डैम चेक में पूरी तरह से पेट्रोलिंग हम नहीं कर पाए अभी भी अपनी जमीन पे, और गोंगरा हॉट स्प्रिंग पे भी हम पेट्रोलिंग शुरू नहीं हुई है हमारी। आपको सारे राज मालूम है सेना के, आपको सारे राज मालूम है सेना के। नहीं झड़प हुई, तुमको बता के पेट्रोलिंग बात खत्म हो जाए। कपिल जी आप जवाब दीजिएगा उनको, बात खत्म हो जाए। तुमको बता के पेट्रोलिंग की जाएगी, वहां पे सेना करेगी हमारी, तुमसे इजाजत लेने आएगी। अरे आप क्यों चिल्ला रहे हैं? छोड़िए यार, तुम डिबेट डिरेल करने के लिए नहीं चीन पर बात करें भाई। अनुराग भदौरिया चीन पर बात करें, जरा उनकी आपत्ति ले लेते हैं, फिर उसका जवाब भी ले लेंगे। नहीं अनुराग भदौरिया बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? ठीक है बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? नहीं उठा रहा हूं, आप बोलिए। बेकार की बात कर, मैं सेना की आवाज। दूसरी बात, 2020 में चाइना से 125.78 बिलियन डॉलर के व्यापार हुआ, 2022 में 136 हो गया, फिर 2023 में 115, 2024 में 118 बिलियन, मतलब 2016 से लेकर 2023 तक 9.4 व्यापार का यहां वृद्धि हुई है। कैसे होगी जब हमारा चाइना हमारा दुश्मन है? और 2014 के पहले तो एक हम चाइना का संबंध नहीं रखेंगे, हम इनका सामान नहीं यूज करेंगे, भारतीय जनता पार्टी यही तो चिल्लाती थी। और उसके बाद हम यहाँ पे जिस तरह से गलवान में हमारे लोगों के साथ अन्याय किया, उसके बाद भी व्यापार बढ़ता चला जा रहा है। और हम सवाल उठाते तो कहते नहीं, आप क्यों सवाल उठा रहे हो? सवाल ये है, लगातार इस तरह का जो सवाल हम आपसे उठाते, क्यों उठाते हैं? इसलिए उठाते हैं कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उसको बैटल शिप दे रहा है, एयर पे वहां पे उसको डिफेंस सप्लाई कर रहा है, सब उसको मरीन इंस्ट्रूमेंट डिफेंस के सप्लाई कर रहा है। तो भाई चाइना हमारा दुश्मन है, नंबर 1 दुश्मन है। आदरणीय नेताजी आज से नहीं कब से कहते आ रहे हैं। और जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे तो 4 किलोमीटर चाइना के अंदर घुस गए थे। आप तो अभी तक कुछ कर भी नहीं पाए। क्यों नहीं चाइना को सबक सिखाते? क्यों नहीं मुंह तोड़ जवाब देते? पूरा देश आपके साथ खड़ा है। चाइना लगातार हमारे साथ अन्याय करेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेकिन आप उसके साथ व्यापार भी बढ़ाएंगे, आप उसके साथ लाल आंखें भी नहीं दिखाएंगे, आप उसको नहीं उसके खिलाफ। अच्छा मैं आपको अब मैं के शर्मा का जवाब लेकर फिर इसके टेक्निकल एस्पेक्ट पे जाऊंगा। प्रफुल्ल बख्शी हैं, कपिल कुमार जी हैं हमारे साथ, श्याम कुमार हैं, ये बताएंगे चीन के साथ भारत की मौजूदा स्थिति क्या है, जो अनुराग भदौरिया कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपका जवाब के शर्मा इस पर। देखिए, मैं तो अनुराग जी केवल जो हमारे देश के सेना है, देश के सेना के प्रमुख हैं, मैं उनकी बयानों पर भरोसा करता हूं जी। और मेरे देश की सेना के प्रमुख और सीमा के प्रहरी और मेरे जो वहाँ सेना है, उन्होंने कहा है कि चीन ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है, जो किया था उसकी वापसी हुई है। और जो भी परिस्थिति है, सेना के यहाँ लोग बैठे हैं, वो बता भी देंगे पूरी परिस्थिति। लेकिन ये पाकिस्तान और चीन का प्रोपोगंडा, इस देश में झूठा प्रोपोगंडा फैलाने वाले ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इनको जवाब देना है कि आखिर ये देश में पाकिस्तान किलोमीटर अंदर चाइना को ढकेल दिया था। चाइना को इसको बंद कराइए। जवाब हो जाने दीजिए। अनुराग भदौरिया आता हूं आपके पास। अनुराग भदौरिया इसको बंद कराइए। अनुराग भदौरिया आता हूं। जिगर था इस बदतमीज को बंद कराइए। आपको इतनी जल्दी धैर्य, अरे इतनी जल्दी धैर्य मत। नंबर 1 मान के चलना पड़ेगा। चाइना पाकिस्तान को मिले हुए हैं, दोनों मिलकर हमारे देश को नुकसान पहुंचा। पिछले 20 मिनट से आप दोनों के बीच डिबेट हो रही है। अब बिल्कुल शांत हो जाइए, अब बिल्कुल शांत हो जाइए। हमारे साथ कपिल कुमार है, हिस्टोरियन। देश की सेना को आतंकवादी की बहन नहीं बोलते, हम देश की सेना को आतंकवादी की बहन नहीं बोलते, जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं। मैं आप ही को ला रहा हूं सर, आप ही को ला रहा हूं, रुक जाइए। अब मैं दूसरी बात पूछता हूं। अरे बहुत पूछ ली यार आपने, दूसरे को भी बोलने दो। एक बात सुनिए, बहुत पूछ ली आपने शर्मा जी, दूसरे को भी बोलने दो। हम भी यहाँ पे आए डिबेट में। हाँ ठीक है, हम टीवी में शक्ल दिखाने नहीं आए। नहीं के शर्मा के बाद आप ही को ला रहा हूँ, सबको बराबर समय दूंगा मैं, चिंता न कीजिए। सुनिए सर, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, चीन से आज संबंध है?
कब से संबंध है? ये हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कौन लगाता था इस देश के अंदर? हिंदी चीनी भाई भाई। और ये चीन से पैक्ट किसने किया है 2008 में? उस कांग्रेस पार्टी से, और जिसके साथ ये गलबैया करके बैठे हुए हैं, वो क्या पैक्ट है? वो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा किसने दिया इस देश में? ठीक है? और आज हमको समझा रही है ये खुद जो है विदेशी प्रोपोगंडा, झूठे प्रोपोगंडा को फैला के देश विरोधी काम करते हैं। ठीक है, ठीक है। के शर्मा जी, मैं लौटता हूं आपके पास। हकीकत क्या है प्रोफेसर कपिल कुमार? अरे अच्छा, ठीक है, ठीक है प्रोफेसर, ठीक है, साथ खड़े हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार बोलिए। के शर्मा जी जरा दूसरों की भी सुन लीजिए। आप के शर्मा शांत हो गए, आप बोलिए। देश के साथ नहीं, सुन लीजिए दूसरों की भी। की बेटी को, सेना को, अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। नहीं, आप बोलिए कपिल जी, आप बोलिए ना भाई, आप बोलिए। के शर्मा जी एक बात सुन लीजिए। हमारी सेना का अपमान। अरे यार अनुराग, एक मिनट दूसरे को भी बोल लेने दो। ठीक है सर, प्रणाम सर। सर आपको नमस्कार। के शर्मा, मुझे भी कुछ कह लेने दो। के शर्मा जी एक बात सुनिए, आप सफाई अपने घर से शुरू होती है, और जब बीजेपी और हम ये कहते हैं कि देशद्रोहियों का सफाया करो, तो अगर घर के अंदर कोई देशद्रोही ऐसा बयान देने वाला है तो माफी से बात नहीं बनती। इस देश में एक मजाक बन गया है। ठीक है, ऑपोजिशन वालों से भी उनसे कहो कि माफी मांग लो। ठीक है, और उनके बयान चाहे कितना नुकसान कर दे। अब चीन तुर्की पे आ जाइए। अब आइए तुर्की और चीन के ऊपर। ये तुर्की आज क्यों खलीफा बना हुआ है? हाँ, इसका इतिहास बड़ा पुराना है। किसी इतिहासकार आपको किसी इतिहास की पुस्तक में ये नहीं पढ़ाएगा कि गजवाए हिंद का जो वो दिया गया था कुत्सित नारा, वो तुर्की से दिया गया था जब कासिम आया था सिंध के ऊपर, और लगातार तुर्की से जितने वहां आए वो उसको लेके आते हैं। और आज क्या हो रहा है, मैं भारत के मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए गलत ना समझा जाए मुझे। तुर्की और पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो इस गजवा हिंद में फिर पागल हुए हैं, और उस पागलपन के अंदर तुर्की ने जो मदद की है वो मदद पाकिस्तान की नहीं की है, वो मदद आतंकियों की नहीं की है, क्योंकि पाकिस्तान तो कहता है मेरे यहां आतंकी है ही नहीं। वो उनको गाजी मानता है। वो उनको क्यों मानेगा आतंकी फैक्ट्री? वो तो उनको गाजी मानता है। और गाजी का मतलब आप अनुराग और आप भाई, आप सब लोग अच्छी तरह समझते हैं गाजी कौन होता है, कि जो काफिर का कत्ल करता है, काफिर पे जीत हासिल करता है, काफिर को लूटता है। तो तुर्की तो उन गाजियों को बना रहा है और आगे चल रहा है। और अब जो तुर्की की पिटाई शुरू हुई है, असली नुकसान तो तुर्की का वो हुआ है जो तुर्की का ड्रोन बेचने का बाजार खत्म हो गया है दुनिया के अंदर। ये ट्विटर बंद करने से कुछ नहीं होगा। और बिल्कुल सही बात है कि व्यापार क्यों करें। और मेरा कांग्रेस की प्रवक्ता जी जो बैठी है, मैं बड़े आदर के साथ आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। 2019 नवंबर के अंदर जब तुर्की ने यूएन के अंदर भारत का विरोध किया था, तो उसके कुछ दिन बाद ही तुर्की के अंदर कांग्रेस ने अपना एक ओवरसीज का दफ्तर खोला था। एक यूनुस मोहम्मद थे, उनको हेड भी बनाया गया था, और यह कहा था कि हम तुर्की और भारत के बीच में सौहार्द बनाने के लिए, कॉपरेशन बनाने के लिए दफ्तर खोल रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस हालात को देखते हुए क्या कांग्रेस अपने उस दफ्तर को तुर्की में बंद करेगी? और दूसरी बात इसी तरीके से कि देखिए, जो चीन की संधि है कांग्रेस की, आप लोग क्यों अपनी बदनामी कराते हैं? क्योंकि आपके प्रवक्ता, आप तक को नहीं मालूम कि उस संधि के अंदर क्या प्रावधान है, आपके प्रेसिडेंट तक को नहीं मालूम कि क्या प्रावधान है। तो भाई खत्म करिए ना, राष्ट्रवाद में एक कदम और आगे बढ़िए। राहुल गांधी ने पूरी सपोर्ट दी है देश को, देश की सेना को, तो एक कदम और आगे बढ़िए ना, और कहिए कि ऐसे चीन से हम कोई संधि नहीं रखेंगे जो आतंकियों और पाकिस्तान का साथ देता है। कहिए कि ऐसे टर्की में हम कोई दफ्तर नहीं खोलेंगे जो आतंकियों का साथ देता है। आगे आइए ना, पूरा देश आपके साथ है। और एक आखिरी बात कहूंगा अनुराग जी, कल कलकत्ता में एक घटना घटी है। सारे लेफ्टिस्ट पार्टी के लोगों ने आके वहां एक जुलूस निकाला भारत की सेना के खिलाफ, कि भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर करके वहां पे नागरिकों को मारा है और बच्चों को मारा है। पाकिस्तान में आप लोग उनके अलायंस हैं इंडी के, क्या समाजवादी ने या कांग्रेस ने इन कम्युनिस्टों की, जो कि हमेशा चीन के कहने पे चलते हैं, हमें 62 भी याद है जब इन्होंने चीन को आक्रांता मानने से इनकार कर दिया था, और इन्हीं के एमपी ने जिसने सैनिकों को खून देने की बात की थी उसको पार्टी से निकाल दिया था। आप लोगों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया?
भाई आप राष्ट्रवादी हैं, मैं तो नहीं कह रहा कि आप देश के खिलाफ हैं, तो कम से कम ऐसे कम्युनिस्टों को तो अपनी जेब में मत पाले, अपने साथ अलायंस के अंदर पॉलिटिकल में। पूजा त्रिपाठी जो भारत की सेना के खिलाफ इस तरीके से वहां पे जुलूस निकालते हैं कि सेना ने पाकिस्तान के अंदर मार दिया। ठीक है, ठीक है। पूजा त्रिपाठी जी, अहम दो सवाल हैं, टर्की में कांग्रेस का ओवरसीज का दफ्तर और दूसरा हिंदी चीनी भाई भाई 2008 का वो पैक्ट। देखिए अनुराग जी, सरकार तो कांग्रेस की है नहीं, टर्की में कांग्रेस का दफ्तर बंद हो जाएगा। टर्की से हमें राष्ट्र के ऊपर कोई हाथ नहीं चाहिए। राष्ट्र के ऊपर जब हमारी संप्रभुता और हमारी नेशनल सिक्योरिटी बहुत शुक्रिया आपका जो आपने कहा कि टर्की में दफ्तर बंद हो जाएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, तुरंत करिए उसे बंद। मुझे आगे भी कहने दीजिए। पर यहाँ जो बहुत बड़े मुद्दे हैं वो ये है कि जब अर्डोगन कहते हैं कि सीज फायर की पॉलिसी एक सेंसिबल पेशेंट पॉलिसी थी पाकिस्तान की, तो यहाँ भारत के विदेश मंत्रालय को, भारत के विदेश मंत्री को एक ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। आप टर्की से आने वाले सेब बंद कर दीजिए, टर्की से आने वाले मार्बल बंद कर दीजिए। ये तो देशवासियों का बड़प्पन है कि वो आगे आकर अपना 25 से 30% ट्रैवल बुकिंग्स कैंसिल कर रहे हैं, जैसा मेक माई ट्रिप इज माई ट्रिप ने बताया है। पर राष्ट्र कब लेगा, राष्ट्र कब इस पे एक्शन लेगा? आप चाइना की बात करते हैं, जब हमारे यहाँ पहलगाम हुआ था उसके 3 दिन बाद अडानी डिजिटल लैब्स ने अडानी कंट्रोल्ड एयरपोर्ट्स में चाइना की कंपनी ड्रैगन पास के साथ अनुबंध किया। हमारे स्ट्रैटेजिक एयरपोर्ट्स, हमारे सिविलियन एयरपोर्ट्स में चाइना की कंपनी क्या कर रही है, यह सवाल तो बनता है। और यह सवाल बहुत जायज भी है क्योंकि यह सरकार से है। वो चीन जो चाइना को सारे इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है, चाहे डिफेंस सप्लाई कर रहा है, सैटेलाइट इमेजेस शेयर कर रहा है, और वो उसने बिल्कुल खुले से आके कह दिया कि वो पाकिस्तान के साथ है। उस चीन के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट $100 मिलियन कैसे है, यह सबसे बड़ी बात है। देखिए मोदी जी ने कहा था ना राष्ट्र के नाम संदेश में, वो हम सबके प्रधानमंत्री की टेरर और ट्रेड नहीं कर सकता, तो टेरर का साथी, टेरर का दोस्ती, उसके साथ हमारा $100 मिलियन का ट्रेड कैसे है, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, मैं टर्की और अजरबैजान पे आती हूँ। 2.62 बिलियन का एक्सपोर्ट्स का हमारा पूरा का पूरा बिल है टर्की के साथ, वो क्या है? और मैं ये कह रही हूँ कि लोग तो अपनी राष्ट्रवादिता दिखाएंगे, आप कब दिखाएंगे? सबसे पहले आप टर्की, अजरबैजान और चाइना पर अपनी ड्राफ्ट करने से पहले आप विजय शाह को निकालिए। ये किसी और दिन का मामला नहीं। अनुराग जी, मैं आपकी प्रशंसा करती हूँ कि आपने एक स्टैंड लिया और कहा कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर माफी मांगने देश की सबसे डेकोरेटेड ऑफिसर, वो जो पूरे युद्ध के समान हम सबकी आवाज बनी हुई थी, आप एक तरफ ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखते हैं और सिंदूर का प्रतिनिधित्व करती है एक महिला ऑफिसर के ऊपर, और वो मुस्लिम महिला नहीं है, वो एक हिंदुस्तानी है। आप उसको आतंकवादी की बहन करते हैं। उस आदमी को जेल में डालना चाहिए, उसका राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए और उसको पार्टी से निकाल देना चाहिए। माफी वाफी से काम नहीं चलेगी, क्योंकि अगर आपको राष्ट्रवाद की लकीर खींचनी है, अगर आपको देश के लिए लकीर खींचनी है, तो आपको अपने घर से खींचनी होगी। और यहाँ पे बात अब चीन और तुर्की और बहुत फास्ट की बात हो रही है। मैं बिल्कुल राजनीतिकरण नहीं करना चाहती हूँ, सेंसिटिव मुद्दा है, देश पूरा साथ में है। पर अगर आप 2008 की चाइना के MOU की राहुल गांधी के साथ बात करते हैं, तो मेरे पास 2015 की राम माधव की तस्वीर है, जिसमें चाइना ने कहा था कि RSS अपनी बताइए आप। नहीं, अरे उनको बोलने दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपना बताइए, आपने क्यों संधि रखी हुई है वो आज तक? आप एक शर्त बता सकती है उस संधि की? आप एक शर्त बता सकती है राम माधव की ऐसी तैसी? आप बताइए, अपनी बात करिए। ऐसी तैसी जैसे शब्द मत इस्तेमाल कीजिए। कांग्रेस की बात करिए आप। चाइना 11 बार विजिट किए हैं, चाहे पथुगान में 600 मेगावाट का सोलर प्लांट तो बता दो 2008 वाली की, मालूम है क्या? के कैंपेन में हुवाई ने डोनेट किया था CM कैंपेन में। यह बातें तो बाहर आएंगी, और हमने चाइना के साथ बैठ के साबरमती के किनारे झूले नहीं झूले थे। ये मोदी जी के शासनकाल में हुआ था, और मोदी जी ने कहा था ना कोई सीमा में घुसा ना आया था। और पेट्रोलिंग और ग्रेजिंग के सारे आंकड़े आपके सामने हैं। सेना पर हमें विश्वास है, हमारी सेना हर तरह का करेगा, पर सबसे पहले अपने देश से देशद्रोहियों को निकालिए। और यह बात, ये छुटपुट बातें नहीं है, ये बहुत बड़ी बातें हैं कि आज ट्रंप ताऊ बन रहा है, ट्रंप कुछ ना कुछ बकवास कर रहा है कि शाहबाज क्या बन रहा है। ट्रंप को बनने दीजिए, हमने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि ट्रंप को हमने ताऊ मान लिया है। ट्रंप कह रहा है भारत के विदेश मंत्री को ऑल पार्टी मीटिंग में ज्वाइंट सेशन में आकर। ठीक है, मैं के शर्मा आपके पास आता हूं। के शर्मा इसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले कैप्टन श्याम कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं।
बिल्कुल, धन्यवाद, जय हिंद। और सेना को बहुत बहुत मुबारक की अच्छी जीत के लिए। कई इसके जो इम्प्लीकेशंस बन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, आज भारत को देखना है कई फ्रंट पे। देखिए, सेना अपना काम करती है। हमें एक डायरेक्टिव्स मिला था, हमें टेरर्स को कैंप्स को स्ट्राइक करना था, हमें अगर रिटेलिएशन मिला तो हमने उसका जबरदस्त जवाब दिया। और जिस देश ने, जैसे वो या तो टर्की की शिप्स वहां पे आई थी या उनके एयरक्राफ्ट उसके पहले आए थे, हमारी पैनी नजर, हमारी इंटेलिजेंस की पैनी नजर हर चीजों पे रहती है और हम देखते रहते हैं। हमने ऑपरेशन दोस्त किया था कुछ दिन पहले, हमने टर्की को बहुत अच्छे से मदद किया था। हमारे प्रधानमंत्री भी विजिट कर चुके हैं, बहुत दिनों के बाद कुछ संबंध हमने बनाए हैं। देखिए, हमें तो राजनीति अलग और देश को चलाने के लिए सेना का जो डिप्लोमेटिक फ्रंट होता है वो भी देखना पड़ता है। और मैं नौसेना से हूं, मैं सेना से नहीं हूं, नौसेना से हूं। और नौसेना हमेशा इंटरनेशनल वाटर्स में रहती है, पैनी नजर रहती है हमें। हम फ्लैग शोइंग मिशंस पे रहते हैं और हम जानते हैं कि कितनी जरूरी है सेना को अपना काम करना डिप्लोमेसी के साथ रहते हुए। तो उस हिसाब से जो आप देख रहे हैं ड्रोन्स जो उनके आए इतने ज्यादा तादाद में, जिसकी घोषणा हमारे डीजीएमओ और हमारे प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल कुरैशी ने भी की, ये क्लियर है, फॉरेंसिक एविडेंसेस बता दिया गया है कि वो ड्रोन्स टर्की के ही थे और उसकी सबूत इकट्ठा करके हम उससे सही जगह पे यूनाइटेड नेशन में हो या देश के रिलेशन में हो उसको किया जाएगा। हर चीज का अपना तरीका होता है जिसको हम डील करेंगे। पाकिस्तान को अगर अजरबैजान सपोर्ट कर रहा है डिप्लोमेटिकली या मिलिट्रली तो दोनों को डील किया जाएगा, हम उसको देखेंगे। चाइना की जहां तक बात है तो चाइना के साथ हमारा रिलेशंस हमेशा से एडवर्सरी के रूप में रहा है। हम उनके किसी भी अतिक्रमण का जवाब मुंह तोड़ देते रहे हैं। अब हम 62 वाले इंडिया नहीं हैं। आज के दिन में हम वो कर सकते हैं जो चाइना नहीं समझ भी नहीं पाता। तो इसलिए हम पूरे मुकाम पर हैं, देश पूरी तरह से संबल है, सारी जनता को इसका सम्मान है कि देश पूरी तरह से ठीक है। और अगर हम ट्रेड और दूसरी चीजें देखते हैं तो पैरेलल मैन्यूवर्स है। कई चीजें हैं जो आज देश नहीं कर रहा, बहुत दिनों से कर रहा है और उनको संभालना पड़ता है जरूरत पड़ने पे और उनको ट्रेड ऑफ भी करना पड़ता है। कहीं भी साम दाम दंड भेद के अलावा काम नहीं चलता। भारत की राजनीति और सभ्यता में भी हमने ये किया है। हमने चाणक्य नीति भी रखी है और हमने वार भी लड़ी है। तो हमें दोनों देखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत टेक्निकली आपने बताया। कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स इस पर विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी बताना चाह रहे हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी। देखिए, थैंक यू वेरी मच। मैं काफी देर से डिबेट सुन रहा हूं जी। आपको पता होना चाहिए कि एक माँ के जब बेटे होते हैं, कई एक बेटा होता है जो माँ की रक्षा करता है जी, और जो दूसरे बेटे होते हैं वो तिजारत और सियासत इत्यादि करते हैं। सबसे बड़ी सार होता है जो माँ के बचाव के लिए खून बहाता है। और ये जो सियासत होते हैं ये कभी एक पार्टी में होते हैं, कभी दूसरी पार्टी में होते हैं, या अदला बदली करते रहते हैं। ये इनका स्थान अलग है। ये एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात करते हैं पर ये कभी देश की बात नहीं करेंगे। देखिए साहब, मैं फौज में, मेरी जनरेशन फौज में है और मैं बहुत पहले से, मेरे बाप दादे सब लोग फौज में रहे। हमने एक चीज देखी है, जब तक आप अपने देश को उठाने के लिए आगे बढ़ोगे तभी देश उठेगा, चाहे सियासत कुछ कहे। वो टाइम था जब चीन का हमला हुआ था तो आपकी एयरफोर्स को, जो आज कारनामा करके दिखाया एयरफोर्स ने, उसको कहा था खाली करके चले जाओ। 6 स्क्वाड्रन थे भारत के, खाली करके चले गए, पंजाब दिल्ली आ गए और आपकी बड़ी बुरी हार हुई। 67 में जनरल सगत सिंह राठौर को हुक्म दिया, 67 में जो सरकार थी, कि चाइनीज आ गए हैं, आप उनसे लड़िए मत। चाइनीज ने आके हमारे 50 लोग मार दिए इंक्लूडिंग मेजर। जब सगत सिंह राठौर को पता चला, जो सरकार ने पेपर भेजा था उसको फाड़ के फेंक दिया और तोप खोल दी हुई। 489 चाइनीज मारे और उसके बाद 20 साल तक चाइनीज वहां नहीं आए। देखिए, देश को बचाने के लिए आपको इन लोगों को पॉलिटिकल एक्टिविटी को थोड़ा आड़े रखना पड़ता है, नहीं तो आपको पता है कि आपकी मां का हरण हो जाएगा अगर भार वाला ही करे। अक्साई चिन 48,000 स्क्वायर किलोमीटर क्यों 1965 के बाद गया और अभी तक हम बोले नहीं। हम तो अक्साई चिन देने को तैयार थे, सियाचिन देने को तैयार थे। यहां तक कि जब सियाचिन देने की बात आई थी उस समय के प्रधानमंत्री, तो उस समय फौज अड़ गई और कई लोग अड़ गए बीच में, तब बचाया आपने सियाचिन को। आप इसलिए सियासत तो अपनी ठीक है, इधर उधर किसने क्या कहा किसने क्या कहा वो तो है, पर बात आगे बड़ी हो रही है। हमको बड़ी बात को देखना है कि किस तरीके से हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने
जो काम किया वो सब आपके भाई बहन हैं, आपके बेटे हैं, वही सब हैं। और आप पाकिस्तान का आर्मी चीफ 2.5 घंटे बंकर में छुपा रहा, क्यों? आपकी ब्रह्मोस मिसाइल ने जाके जो रावलपिंडी के आगे पीछे तहलका मचाया कि उनका न्यूक्लियर प्लांट जो था स्टोरेज, उसकी दीवारें गिर गई और वो अब उनको रेडियो एक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है। ये सारा का सारा काम देश की सेना करती है और ये आगे पीछे का नहीं देखती। अगर देश की सेना सियासत में उतर आए जिसमें हम देख रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान में और हम में क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या फर्क पड़ जाएगा? तो मैं एक बात बताता हूं, जब एक अलग रखो सियासत को, हमें इस समय देश के ऊपर, मैं संकट नहीं कहता, पर एक ऐसी स्थिति बनी है जब सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, सब अब देश के एक बेटे हैं, एक बेटे मां को बचा रहे हैं। अब सब सियासत छोड़िए, मैं पिछले 40 मिनट हो गए हैं सिर्फ एक ही बात सुन रहा हूं, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके ऊपर हम आपत्ति उठाते हैं कि देश पर संकट है और हम सियासत कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सवाल यह है कि प्रफुल्ल बख्शी उम्मीद तो जाहिर कर रहे हैं और ये नसीहत भी दे रहे हैं कि देश को बचाना है, मां को बचाना है, तो बेटे चाहे एक दूसरे के धुर विरोधी हो लेकिन उनको एक हो जाना चाहिए। पर मुझे लगता नहीं, जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शन है, कि ऐसा हो पाएगा निकट भविष्य में। इस पर राजनीति तो हो रही है और आगे भी होगी, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए अनुराग जी, राजनीति तो होगी और उसको रोका भी नहीं जा सकता। बस ऐसी राजनीति ना हो जो देश को कमजोर करे, कई बार वो भी होता हुआ दिखता है। लेकिन जो तुर्की, चीन या अजरबैजान जो हम कह रहे हैं कि इस वक्त जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, उनके साथ भारत और भारतीय कैसे पेश आ रहे हैं, तो ये भी एक तरह का, जिसको हम कहते हैं ना कि अपना एक जागरूक होना देश के प्रति, एक उसके आत्मसम्मान के प्रति, कि हम कोई देखते हैं कि हम कोई देश हमारे खिलाफ अगर किसी तरह की हरकत करता है तो हम उसको कहते हैं हम उसके यहाँ घूमने नहीं जाएंगे, हम उसको कहते हैं हम उससे सामान नहीं खरीदेंगे, उसके ब्रांड्स का हम बायकॉट करेंगे। अब हो सकता है ये मजाक लगे, कई बार कुछ लोग इसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि आप चीन का कुछ नहीं कर पाते हैं, ट्रेड उससे बढ़ रहा है, फिर कुछ और बातें करते हैं। लेकिन इसको जरा समझना चाहिए, देश का ये मानस जो बना है, इस देश के मानस के साथ खड़े होइए। जब हम कहते हैं कि भारत एक कैसे दिखेगा, तो उसके एक दिखने की ये भी वजह है। अब इसका दूसरा पहलू है, ये एक तो हो गया कि हम युद्ध काल में ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, युद्ध हुआ हम नाराज हो रहे हैं, लेकिन जब शांति काल होता है, यानी सीधे कोई ऐसी युद्ध की स्थिति नहीं है, और उस वक्त हमारे ही देश के लोग, हमारे देश के राजनीतिक दल उस वक्त जाके तुर्की के साथ विशेष संबंध बनाए, हमारे देश के जो सेलिब्रिटी हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनके 4 लोग जिनको सुनते हैं, लाखों करोड़ों लोग जिनके फॉलोअर हैं, वो वहां से जाकर और वहां की मस्जिद और वहां का टूरिस्ट डेस्टिनेशन दिखाएं कि बड़ा अच्छा खाना है, यहां तो बड़े अच्छे लोग रहते हैं। तो जब आप ऐसे देखते हैं तो ये दोनों, युद्ध काल और शांति काल, दोनों समय में क्या देश एक होगा। और तीसरा एक होता है गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी के तौर पर निश्चित तौर पर आज के समय में जब WTO से दुनिया बंद गई है 2005 से, जब भारत ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम चीन से कहें कल से कारोबार बंद नहीं कर पाएंगे। अभी हम अमेरिका ने हमारे ऊपर स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ लगाया, हमने रिटेलिटरी टैरिफ लगा दिया और हमने WTO को कहा कि हम ये करने जा रहे हैं। तो भारत सरकार की वो नीति है, भारत सरकार ने तुर्की के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बेहतर किए हैं। यानी तीसरा जो गवर्नमेंट फ्रंट है, एक हुआ युद्ध काल, दूसरा हुआ शांति काल में नागरिकों का व्यवहार, और तीसरा हुआ भारत की पॉलिसी। भारत सरकार की पॉलिसी उस तरह से बिहेव कर रही है और हमें लगता है कि इस समय कोई मजाक बनाए कि अरे हम नहीं जाएंगे, 3-3.5 लाख लोग तो तुर्की का क्या हो जाएगा, वहां तो बहुत लोग आते हैं, दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं, हम उसका कितना % है। जो ऐसी बातें कर रहे हैं वो दरअसल देश के मानस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी पहचाना जाना चाहिए। जी बिल्कुल। के शर्मा, अब आपकी बारी है और मुझे ये जरूर बताइएगा कि तुर्की की भूमिका हम अच्छी तरह से जानते हैं, किस तरीके से वो UN में, OIC में जाकर के कश्मीर का मुद्दा उठाता है, किस तरीके से वो ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, किस तरीके से उसके सोशल मीडिया में भारत को लेकर के भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं। हम चीन को जानते हैं, लद्दाख सीमा विवाद पर चीन का क्या रुख है, अरुणाचल प्रदेश पर किस तरीके से चीन की बुरी नजर है। मुझे लगता है कि अब वक्त है सिर्फ सोशल मीडिया हैंडल्स बैन करने का नहीं है, ये ठोस कदम उठाए जाने का वक्त है। और मैं आपको दावा करता हूं कि कोई भी विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी, मुझे नहीं लगता भारत सरकार का कोई कदम उठाने पर विरोध करेगी। एक सवाल के शर्मा जी से पूछ लूं? पूछ लीजिए, आप दोनों ही का जवाब दे दीजिएगा। मैं आपसे 2 छोटी सी बातें आपके सामने रख रहा हूं। एक टर्किश कल्चर सेंटर है दिल्ली के अंदर, जहां से वजीफे दिए जाते हैं टर्की में जाकर के टर्किश भाषा पढ़ने के।
तो जिनको ये वजीफे दिए गए हैं और वो लौट के आपके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे मालूम है, लेकिन मेरी भारत सरकार से अनुरोध है कि जरा आईबी की रिपोर्ट्स उसके ऊपर देख लें और क्यों ये सेंटर को चलने दिया जा रहा है। दूसरा पॉइंट मैं आपको उठा रहा हूं, 7 साल से मैंने ये बात उठाई, एक है लाल बहादुर शास्त्री इंडो कैनेडियन कल्चर सेंटर। कुछ कमेटीज पे उसकी मैं रहा था अपनी यूनिवर्सिटीज की तरफ से। वहां क्या होता है, जो पाकिस्तानी कनाडा के जाके राष्ट्रवाद वो सिटीजन बन गए हैं वहां पे, नागरिक उनके, पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि स्थगित कर दी थी, वही पाकिस्तान के लिए काफी था और अब उसका इंपैक्ट दिखने लगा है। प्यासा मरने की कगार पर है पाकिस्तान। लेकिन मेरा सवाल इस पर नहीं है, मेरा सवाल जो मैंने पूछा था उसका जवाब दीजिएगा और कपिल कुमार ने जो आपसे सवाल किया था उसका जवाब दीजिएगा। बिल्कुल अनुराग जी, देखिए जब भी चीन ने भारत के विरुद्ध कोई भी एक्शन करने की कोशिश की है, भारत ने उसका माकूल जवाब दिया है। चाहे अरुणाचल की सीमा पर हो, चाहे गलवान पर हो, हर जगह भारत ने चीन को माकूल जवाब ही नहीं दिया, बल्कि उनको अपने कदम पीछे जो है लेने पड़े। और ये यहाँ पर दो जो सेना के अपने प्रमुख बैठे हैं, उन लोगों ने भी इसकी ताकीद की है। तो इससे ये कहना कि उसको जवाब नहीं दिया जाता और वो जो है हम पर किसी तरह से भारी पड़ रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ये झूठा प्रोपोगंडा राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी ही फैला सकती है इस देश के अंदर, और हर बार इस प्रोपोगंडा का जवाब जनता ने भी दिया है। और यही मैं कहता हूं, देश के विरुद्ध जो है इन लोगों की नीति होती है, इन लोगों की कार्रवाई होती है। भाई तो जो देश के खिलाफ और देश के विरोध में है उस पर काम तो आप ही को करना है ना। हाँ, जनता देख कर रही है सर, जनता इसीलिए इनको 4 बार से इनको बाहर कानून को बंद करिए, कपिल साहब को गिरफ्तार करिए, राणा आयुब को बंद करिए, आप माफ कीजिए, अनुपम रॉय का पासपोर्ट खत्म करिए, ये करवाइए ना। आप बहुत एग्रेसिव है, मुझे पता है, लेकिन आपको अपना पीछे का भी जो है विचार करना चाहिए जो आप प्रश्न उठाते हैं। हमने हजारों यहाँ पर विदेशी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया, उन्हें रोका। आज आप जो विषय उठा रहे हैं ये मोदी जी के जमाने पे नहीं बने हैं, कांग्रेस ने बनवाए हैं सारे। बिल्कुल बनवाए हैं, तभी तो मैं कह रहा हूँ आपसे बंद करिए इनको। तब आप क्यों नहीं बोल पाते थे? आपको मालूम है नहीं उठाता था मैं, मोदी जी के, आपको मालूम है मैं नहीं उठाता था मैं, आपको मालूम है। आप चुप रहिए, आपके बीच नहीं बोला मैंने। आप बेकार की बातें करते हैं, आप बेकार की बात कर रहे हैं, आप बंद करिए ना प्रतिबंध को। हम लगातार हमने प्रतिबंध लगाए, बात कर रहे हैं और हजारों पर लगाए। अरफा खातून नहीं गिरफ्तार होती, आप एक अरुंधति रॉय का पासपोर्ट नहीं कैंसिल कर सकते जो पाकिस्तान में जाके बकवास करती है। इनको थोड़ा शांत। आप मणिशंकर अय्यर को क्यों नहीं गिरफ्तार करते? मुझे पूजा त्रिपाठी और अनुराग भदौरिया के पास भी जाना है। एक्शन लीजिए ना, ठीक है, के शर्मा को बात करने एक्शन लीजिए। मैं तो आपकी तरफ से बोल रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ एक्शन लीजिए, आपकी तरफ से बोल रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ। मुझे सर किसी की नहीं, आप सरकार की है, आप राष्ट्र की तरफ से बोलिए। मैं राष्ट्र की तरफ से ही बोल रहा हूँ, क्योंकि हम राष्ट्र चाहती है। ठीक है भाई, ठीक है शर्मा जी, मैं लौटता हूं। शर्मा जी रुकिए, को गिरफ्तार शर्मा जी मैं राष्ट्र कहता है, मैं नहीं कह रहा। मुझे अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। अच्छा, बात पूरी कीजिए, 10 सेकंड में पूरी कीजिए। अभी अपने रिटायर्ड जो बख्शी साहब हैं, उन्होंने 2 उदाहरण बताए। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता हम पर चीन पर बहुत प्रश्न उठा रही थी। 1967 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी ना। अभी बख्शी साहब ने बताया उस समय के घटना को कि जब चीन हमला कर रहा था तब क्या कर रही थी कांग्रेस सरकार, उस समय इनके नेता। और यह जो सिंधु संधि है, ये किसका पाप है? ये किसका पाप है? ये नेहरू का पाप नहीं है क्या? ये कांग्रेस का किया हुआ पाप नहीं है क्या? इतने वर्षों में किसी ने कदम उठाया? मोदी जी ने उठाया कदम इस समय, हमारी सरकार ने। और इन समाजवादियों से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो समाजवादी अभी भी बताएं, प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बयान पर जवाब दे, अखिलेश यादव पर जवाब दे और माफी मांगे उसके लिए। वो तो नहीं मांगेंगे माफी, ठीक है, लेकिन उससे पहले 67 की आपने बात की और इंडस वाटर ट्रीटी की आपने बात की, उस पर मैं पूजा त्रिपाठी से जवाब ले लेता हूँ। ठीक है, पूजा त्रिपाठी के बाद अनुराग जी आपके पास आ रहा हूँ। अनुराग जी आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। पूजा त्रिपाठी। अरे जवाब देखिए अनुराग जी, 62 की बहुत बात होती है, 67 की बात होती है। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि चीन ने हमारे पर आक्रमण किया था, और मैं क्या मानूं, जवाहरलाल नेहरू ने ऑल पार्टी मीटिंग ज्वाइंट सेशन बुला के
4 दिन अपनी पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी, जो कि अभी मैं भारतीय जनता पार्टी मोदी जी में ये नेतृत्व नहीं देख रही हूँ कि वो सेशन बुला ले। पर अगर यहाँ 62 की बात हो रही, अगर यहाँ 67 की बात हो रही है, तो यहाँ 1971 की भी बात होगी, जब अमेरिका ने 9 बेड़े लगा दिए थे और किसी थर्ड पार्टी का समय का किया हुआ कांग्रेस पार्टी के ही पाप हम लोग भोग रहे हैं। आतंकवाद चिल्लाती नहीं हो, मेरी बात अच्छा सुन लिया पूजा त्रिपाठी को सुन लीजिए। भुट्टो ने जो कहा था मैडम आई मीन, अरे मुझे अनुराग भदौरिया को भी मौका देना भाई, समय खत्म हो रहा है, सुन लीजिए। जब आप 1971 की भी बात करिए, जब इंदिरा गांधी ने अमेरिका के पूरे बल को यूज करके, बल को नकार करके पाकिस्तान के पाकिस्तान को और अपने 58 वापस नहीं लिए। और बात यहाँ आप चाइना की कर रहे हैं। 24 फरवरी 2023 को एस जयशंकर ये पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं कि हम छोटी चीन और तुर्की पर मैं चाहता हूं कि डिबेट आगे भी हमारी जारी रहे और इस पर आपका क्या कुछ कहना है ये मैं आगे भी जानने का इच्छुक रहूंगा, देश भी इच्छुक रहेगा। अभी के लिए क्योंकि समय गवाही नहीं दे रहा आगे बढ़ने की, तो मैं सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।